वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारा नया लेक्चर शूट हो रहा है जिसका टॉपिक है हमारा क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों किसके ऊपर, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या चीज़ है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि यार फ्लूइड क्या है। तो अगर मैं फ्लूइड के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना होगा कि फ्लूइड हम कहते किसे हैं, फ्लूइड हमें किसे कहना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एनीथिंग, है ना, एनीथिंग, उसमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है बच्चों। एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो, जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, बहने की टेंडेंसी होती है ना, आगे मूव करने की सेल्फ टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि क्या आप सॉलिड क्यों कह सकते हो, क्या सॉलिड क्या फ्लूइड हो सकता है क्या? नहीं, नो, है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जानते हो कि जो इसके पार्टिकल्स होंगे, जैसे सॉलिड है तो इसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, बहुत टाइटली पैक होते हैं, ऐसे टाइटली पैक होंगे, है ना। इसके अंदर बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। अगर टाइटली पैक्ड है कोई चीज, है ना, मान के चलो कि ये टाइटली पैक्ड है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, ठीक है ना। क्या है इसके अंदर बच्चों, हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है इसके अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी रिजिडिटी बहुत हाई होगी बच्चों, है ना। रिजिडिटी कैसी होगी इसकी, बहुत ही हाई होगी। तो इसकी रिजिडिटी हाई होने की वजह से बच्चों इसके पार्टिकल यहां से फ्लो नहीं कर पाते। अगर ये फ्लो नहीं कर पा रहा है तो ये क्या नहीं है, ये फ्लूइड नहीं हो सकता, ये फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सर क्या होगा फिर बच्चों, क्या हम बात कर ले थोड़े लिक्विड की? हाँ सर, बिल्कुल। लिक्विड के अंदर क्या क्या फ्लो करने की टेंडेंसी होती है? बिल्कुल होती है ना। क्यों? क्योंकि आपको देखा होगा कि जैसे मान लो कि पानी ले लो या कोई फ्लूइड ले लो, है ना, अगर किसी सरफेस पे आप उसको रोल ओवर करते हो तो कैसे कर जाती है, फ्लो करते हुए चली जाती है ना, मूव करती है। उसकी टेंडेंसी होती है हमेशा मूव करने की, फ्लो करने की। तो लिक्विड हैज क्या, टेंडेंसी टू फ्लो। क्यों टेंडेंसी फ्लो है करने की? क्योंकि सबको पता है कि इसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, ऐसा गैप होता है। यानी कि इसके अंदर कैसा है, तो इसके अंदर बच्चों मिलेगा आपको मॉडरेट रेंज ऑफ फोर्स, मॉडरेट रेंज ऑफ फोर्स। फोर्स है पर इतना तगड़ा फोर्स नहीं है कि वो उसको बहुत ज्यादा टाइटली पैक करके रख सके, है ना। इसलिए जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे फ्लूइड में पानी वगैरह भी आ जाता है, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो पानी क्या करने लगता है बच्चों, फ्लो करने लगता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या लिक्विड हमारा फ्लूइड की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा, ये भी है फ्लूइड हमारा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, गैस। क्या गैस फ्लूइड है? बिल्कुल बताओ, है कि नहीं? है, ये भी है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल तो और दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होते हैं, तो इसमें तो क्या होता है, बिल्कुल हाई, हाई क्या लिख देते हैं, वेरी हाई लेता हूं, वेरी हाई टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। यानी हर एक चीज क्या कर सकती है, इसमें गैस के अंदर कैटेगरी में फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल इजीली क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जितने भी गैस हो गए प्लस क्या हो गया बच्चों, लिक्विड हो गए, वो सब के सब कौन है, फ्लूइड है। लेकिन सॉलिड को फ्लूइड नहीं मानते, ठीक है, सॉलिड को फ्लूइड नहीं मानते। पर आगे जाके जैसे 12th में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा सॉलिड स्टेट के अंदर कि कुछ सॉलिड में भी थोड़ी वो टेंडेंसी होती है, और उसको सॉलिड नहीं फिर सूडो सॉलिड बोल देते हैं। सही है। तो बट यही हमारी डेफिनेशन है फ्लूइड की, और कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है। फ्लूइड क्या होता है बच्चों, जिसके पास टेंडेंसी हो क्या करने की बच्चों, फ्लो करने की। अगर कोई भी चीज फ्लो करेगी तो वो क्या कहलाएगी, फ्लूइड कहलाएगी। जिसकी कैटेगरी में कौन कौन आ गया, गैस भी आ गई और लिक्विड भी आ गई। सॉलिड को नहीं मानना, क्योंकि इसकी कैटेगरी, है ना, किस में आती है, हाई रिजिडिटी में आती है। ये बात तो समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, फ्लूइड किसे कहते हैं। तो सर ठीक है, फ्लूइड तो हमें अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको फ्लूइड के अंदर कोई दिक्कत है कि फ्लूइड किसे कहते हैं। फ्लूइड कभी भी लाइफ में आ जाए तो बता देना कि लाइफ क्या है भाई, लाइफ नहीं, फ्लूइड क्या है। तो बोलोगे कि भाई फ्लूइड तो यही है जिसके अंदर टेंडेंसी है क्या करने की, फ्लो करने की। तो सर ये फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों बोल रहे हैं? चैप्टर का नाम जो है वो फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ, है ना, या इफेक्ट ऑन बोल दो, इफेक्ट ऑन फ्लूइड ऑन अप्लाइंग, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स।
यानी कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, अगर मैं एक बात कह दूं तो मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं देखने वाला हूं क्या, इफेक्ट ऑन, वही दोबारा लिख रहा है यहां पर फ्लूइड, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, अंडर वेरियस फोर्सेस। अलग अलग फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आप किसी फ्लूइड की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसके इफेक्ट को जान रहे हो, भाई इसमें क्या हो रहा है, मैं इसे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, इसके वेट की वजह से, खुद की वजह से क्या होगा, तो उसके इफेक्ट को पढ़ना, उसके बारे में जानना, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे इससे पिछले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, इससे पहला चैप्टर क्या नाम था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इससे पहले तो हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़े हुए थे, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कहने का क्या मतलब हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का मतलब ये हो गया कि आप सॉलिड को स्टडी कर रहे हो अंडर वेरियस डिफरेंट फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और लगाने के बाद तुम स्टडी कर रहे हो किसको, सॉलिड को, तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो गया। ऐसे तुम किसको पढ़ रहे हो इस टाइम, फ्लूइड को पढ़ रहे हो, किसके अंदर, तो अंडर डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फोर्सेस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। तो फ्लूइड समझ में आ गया, और चैप्टर का नाम फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है ये समझ में आ गया। भाई देखो मैं पढ़ाता हूं तो हमेशा जीरो से लेके चलता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे सामने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना, तुम्हें आता भी होगा तो आप थोड़ा सा तेज बढ़ा के चल सकते हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा सामने वाला बच्चा फर्स्ट लर्नर है, इसीलिए मैं जीरो से ये क्यों होता है, वो कैसे होता है, वो इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है, ताकि हर बच्चा जो फर्स्ट लर्नर भी है उसे बात क्लियर होता चला जाए, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बच्चों क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स नाम है। अब जब जैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स आती है ना इस चैप्टर के अंदर, तो तुम देखोगे ना, तो जो हमने बच्चों फ्लूइड है, ये जो हमारा चैप्टर फ्लूइड है, उसको मैंने दो ब्रांच में, है ना, दो ब्रांच में बांट दिया, है ना, सभी लोगों ने क्या क्या फिजिक्स ने क्या दो पार्टों में क्या, तो उसको बोलते, एक तो क्या होता है जिसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक, और एक क्या है, और एक है फ्लूइड डायनामिक्स। दो है बच्चों, फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक्स, दो हिस्से हैं इसके। सर नाम से ही मालूम चल रहा है, फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो वही ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अच्छा मेरी आदत है कि मैं पूरी डेफिनेशन वगैरह सब लिख देता हूं, है ना, बच्चों को, ताकि कोई नोट वोट बना रहा हो कोई बच्चा, है ना, कई बार क्या होता है कि वीडियो देख रहे स्किप मार लेते हैं या देख रहे होते हैं तो उससे कुछ फायदा हो नहीं पाता है, भूल जाता है, बच्चा भूल जाता है। तो मान लो तुम्हारे स्कूल में एग्जाम है या कुछ लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अपने पास अगर खुद का नोट नहीं है ना, देखा तो कुछ यूटिलाइज करने के लिए मैं नोट भी बना देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी आपको सूटेबल लगता हो लिख लेना। मेरी आदत है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो भी बता देना, नहीं लग रहा है तो भी बता देना, ठीक है, ताकि मैं कोशिश करूं कि आपको जैसा बेटर लगता हो। तो मेरी आदत है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या है फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, है ना, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या चीज, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब मेन बात ये कि फ्लूइड को आप स्टडी करोगे कब, रेस्ट पे। जब फ्लूइड रेस्ट पे होगी तब उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसको बोला जाता है बच्चों क्या, फ्लूइड स्टैटिक बोलते हैं। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब कुछ नहीं, वो रेस्ट, स्टैटिक वर्ड लाइफ में कभी भी आ जाए, रेस्ट, ठीक है। अब क्या है यहां पर, फ्लूइड डायनामिक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये तो पूरी चीज, यही पूरी लाइन उठा लेते हैं, चुरा लेते हैं यहां से लाइन, है ना, क्या चीज, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये तो सारा लिख दूंगा मैं, क्या चीज बच्चों, फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन, ठीक है। यानी आप स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, किस चीज की स्टडी, ये लाइन तो दोबारा यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको कह रहे हो क्या, फ्लूइड डायनामिक्स। तो लाइफ में कभी भी डायनेमिक्स वर्ड आ जाए, डायनेमिक्स अब से, तो तुम इसको मोशन कहोगे। लाइफ में कभी भी स्टैटिक वर्ड आ जाए अब, तो उससे समझ जाना क्या, रेस्ट। सुना, बहुत बार इस्तेमाल होता है इन सब चीजों का, बहुत बार इन सब चीजों क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है इन वर्ड का, जैसे थर्मो डायनेमिक्स, थर्मो माने हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, समझ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज को स्टडी भी करते हैं हम लोग रेस्ट के ऊपर। तो ये वर्ड आते रहते हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। तो फ्लूइड की दो ब्रांच हो जाएगी, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक। लेकिन जब तुम देखते होगे बच्चों, है ना, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है तो लेते चलना, समझते चलना,
है ना, छोटे छोटे ब्रीफ नोट जो छोटे छोटे बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश किया करो, ताकि तुम पढ़ो तो देख लो यार पढ़ा क्या था, है कि नहीं। तो ये तो हो गया। तो जैसे ही फ्लूइड चैप्टर स्टार्ट होता है, फ्लूइड चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है तो फ्लूइड से जुड़ा हुआ सबसे पहला वर्ड क्या आता है, थोड़ा अगर हम सोचे, थोड़ा शांत दिमाग से सोचे, तो दो बड़ी कॉमन बातें जो बच्चे को समझनी चाहिए। एक क्या, प्रेशर, दूसरा क्या, डेंसिटी। ये फ्लूइड आ गया ना, लिक्विड, गैस, ये सब आ गई, तो इसकी डेंसिटी बार बार सुनने को वर्ड मिलेगा तुम्हें। डेंसिटी वर्ड से तुम पीछा नहीं छुड़ा पाओगे कि डेंसिटी क्या है। फिर एक क्या है वर्ड, प्रेशर। चैप्टर तो फ्लूइड है तो प्रेशर ही चलेगा, पूरा चैप्टर ही प्रेशर के ऊपर बेस्ड होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए क्या, कि यार थोड़ा हम डेंसिटी को समझ लें। मैं पहले प्रेशर भी पढ़ा सकता हूं, पहले डेंसिटी पढ़ा सकता हूं, पर मैं कोशिश करता हूं पहले डेंसिटी पढ़ा दिया बच्चे को। जिसको डेंसिटी समझ में आएगा तो प्रेशर की रिगार्डिंग सब चीजें समझ में आने लगेगी, जैसे रो, GH, वॉल्यूम इनटू में, ये सब चीजें बात आती है ना। तो डेंसिटी का पहले हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो जरा हम डेंसिटी के बारे में बात कर ले। सबसे पहले मैं चाहूंगा आपको कि डेंसिटी के बारे में थोड़ा समझाऊं, डेंसिटी क्या चीज है। तो डेंसिटी की तो हर बच्चा समझता है, छोटी क्लासेस से उसको समझ में आने लगता है। क्या समझ में आने लगता है कि मास है ना पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, ठीक, ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज हो सकती है भाई, एनी सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। वही उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी को दिखाऊं यहां पर दिखा के ऐसे, तो रो इक्वल टू क्या हो जाता है, m अपॉन में v होता है। जहां पर m का मतलब क्या हो गया बच्चों, मास हो गया, v का मतलब क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम हो गया, और ये रो है, ये सिंबल है, रो दिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है। रो इज डेंसिटी, m इज मास, v इज वॉल्यूम। ये इस तरीके से है ना। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि भाई इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो मास की क्या होगी बच्चों, किलोग्राम, वॉल्यूम की क्या होगी बताओ, मीटर क्यूब। इसको हम लोग ऐसे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख देते हैं। जहां पर अगर मैं एक CGS सिस्टम हमारे पास होता है बच्चों, CGS, उसमें कहेंगे तो मास को अगर मैं लिख सकता हूं तो किसमें, ग्राम में लिख सकता हूं, और इसको कैसे लिख सकता हूं, सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकता हूं, है ना, जिसको हम लोग ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में भी यूज करते हैं, है ना। दोनों चीजों में बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसकी यूनिट ये होगी SI में, ये किस में हो गई, CGS में। अब भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यार डायमेंशन मिल लगे हाथ लिख ही लो, है ना। डायमेंशन नहीं लिखा तो फिर क्या ही आता तुम्हें, है ना। तो डायमेंशन भी आनी चाहिए। MLT के फॉर्म में मास क्या है, m हो गया, लेंथ क्या है भाई, l की पावर -3 हो गया, टाइम तो होगा ही नहीं, 0 हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन। तो डायमेंशन तो हमने ले ली, यहां पर डेंसिटी क्या हो गया, मास अपॉन में क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम करके। तो ये तो चलो डेंसिटी का फंडा बिल्कुल सिंपल सा है ना। डेंसिटी का फंडा बिल्कुल कैसा है, सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई बड़ी बात है, आपको समझ में नहीं आएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जैसे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं बच्चों क्या चीज, रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव डेंसिटी, शॉर्टकट में हम लोग RD बोल देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, यही से थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना चाहिए। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज है, तो ये हम बोलते हैं क्या है भाई, ये तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका निकाल रहे हो, है ना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हें क्या लग रहा होगा कि चलो ठीक है सर, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हो, ठीक है, रेशियो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऑफ वाटर का, तो यार वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों ले रहे हो, क्या हो गया कि यहां पर अचानक से 4 डिग्री टेम्परेचर मेंशन करना पड़ रहा है। तो बच्चों तुमने कभी पढ़ा हो शायद, तो एक एनोमलस, है ना, एनोमलस बिहेवियर है, किसका, एनोमलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर है, किस चीज का बच्चों, वाटर का, जिसकी वजह से क्या होता है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर की सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी इसी में मानी गई है, इसी पर मानी गई है। और कितनी मानी गई है तुम्हें पता है क्या, मैं बताता हूं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक मानी गई है एट 4 डिग्री सेल्सियस। 1000 है ना, यानी कि 10 की पावर 3 कह सकते हैं। और इसको अगर मैं CGS में लेकर आ जाऊं तो क्या, इसको अगर मैं मतलब ग्राम पर ग्राम पर ले आऊं तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कमाल की बात है, समझ में। तो ये डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी है भाई, ये वाटर की, किसके ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर मैं किसी की रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहा हूं, अच्छा रिलेटिव डेंसिटी को एक और नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये बच्चा कई बार जिसको पता नहीं होता है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं, तो वो ग्रेविटी वाले चैप्टर में चले जाता है वो सोचता है कि ग्रेविटी से कुछ लेना देना है, लेकिन ग्रेविटी से लेना देना कुछ भी नहीं है। नाम इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लेकिन ये डेंसिटी के बारे में बात हो रही है। इस चैप्टर में खूब आएगा, खूब आएगा। हर न्यूमेरिकल के अंदर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं डेंसिटी का लिंक बैठ जाएगा। फ्लूइड है भाई, डेंसिटी तो आएगी। तो इसीलिए इसको रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिनोट करते हैं, बताते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की ये यूनिक बिहेवियर है कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी डेंसिटी इतनी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसको अगर सीजीएस में रखोगे तो इतना आएगा, ठीक। बाकी जैसे तुम्हारा तो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर वगैरह आएंगे तो यहाँ इसके बारे में और ग्राफ वगैरह से भी डिस्कशन होता है थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, या थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर्स आएंगे, वहां पर इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। बट अभी तो हम डेंसिटी पर फोकस करके बैठे हुए हैं, ठीक ना। इसको बताते हैं। तो तुमने वहां से देखा जो अभी मैंने साइड में लिखा हुआ है, जो साइड में लिखा हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी इस तरीके से निकाली जाती है, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा बता कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या हुई, बता सकता है कोई बच्चा यूनिट? तो सर क्या है? नो यूनिट। भाई यूनिटलेस होगी ना, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। कैसे हुआ, कोई बता सकता है? हाँ सर बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जरा देख लो, एक बार ऊपर की तरफ देख लो, वो भी डेंसिटी, और नीचे की तरफ देख लो, ये भी डेंसिटी। भाई डेंसिटी खत्म, डेंसिटी खत्म। ऊपर की भी यूनिट वही, नीचे की भी यूनिट वही, तो कोई यूनिट नहीं आएंगी। इसीलिए आपका ये क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी जो हमने लिया है, ये कैसी है बच्चों? नो यूनिट, यानी यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसमें कोई डायमेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। सही है, रिलेटिव डेंसिटी की बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि जैसे कि मुझे किसी की रिलेटिव डेंसिटी के बारे में मुझे पता करना है कि कितना है, तो पानी का इतना हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कहां आ जाएगी? ऊपर की तरफ आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि इफ, है ना, इफ एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ देता हूं आपको कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले रहा हूं यहां पर, हाइपोथेटिकल डाटा ही है ना। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, है ना। व्हाट इज इट्स आरडी बोले तो क्या बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी। क्या होगा? अब ये तो यार बिल्कुल ही सिंपल वाली बात करा दी, है ना। कैसे आरडी निकालना हो तो आरडी कैसे निकालोगे? तो ऊपर क्या लिखा था मैंने यहां पर बोला था कि डेंसिटी ऑफ क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की क्या डेंसिटी है। नीचे क्या लिखोगे बच्चों? मैंने बताया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों 4 डिग्री? क्योंकि इस पर मैक्सिमम होता है। तो आर डी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कितना दिया बच्चों? 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और नीचे वाटर का कितना था? अभी बताया मैंने 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट से यूनिट खत्म कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। अब बचा क्या? 1.5, जस्ट 1.5। अब इसी को यूनिट नहीं, तो 1.5 जो है हमारे पास जो आ रहा है वही उसकी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा ये एक खास बात है, जैसे कि मान लो कि मैं इसकी यूनिट कहता बच्चों कि ग्राम पे निकालो, किस पे निकालो? ग्राम। तब भी तुम इसको 1000 से डिवाइड करते तो कितना आता? 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कुछ मजे की बात दिखी तुम्हें कि भाई जो रिलेटिव डेंसिटी है वही ग्राम में होती है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है, क्योंकि वो भी 1000 से डिवाइड, इसमें 1000 से डिवाइड। वाटर के रिलेटिव देखना होता है हमको। तो बस इसमें याद रखना कि आरडी में कोई यूनिट मत लगाना और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में इतना निकालना। सही है। जैसे मैं एक चीज देता हूं तुम्हें समझने के लिए, क्या होता है ना कि छोटी छोटी बातें ना बाद में ना कई बार काम कर जाती है ना, एकदम में लिंक बैठ जाता है कि हमको ना बहुत फायदा देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं कहता हूं कि इफ डेंसिटी ऑफ कोई मैटर उठा लो यार, कोई भी मैटर उठा लो, मैं कहता हूं उसका मैटर का कितना है? 1600। तो तुम मुझे बताओ किसके अंदर ये? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर मीटर क्यूब में, है ना, मीटर क्यूब में। तो ये मुझे बताओ कि इसका सीजीएस में, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और इधर अगर मैं बोलूं आरडी, तो बताओ दोनों में क्या निकलेंगे? क्या आंसर होगा? बता सकते कोई बच्चा?
कि इसका आरडी में क्या होगा और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा। तो 1000 से भाग कर दो ना भाई, डिवाइड कर दो 1000 से। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 1.6 आ जाएगा, ग्राम में आ गया। और इसका भी कितना आएगा 1.6। बस याद क्या रहे, यूनिट है इसमें कोई यूनिट नहीं है। तो दोनों ही है फैक्टर्स, है ना। आप ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालना हो तो उसमें निकाल सकते हो, और आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो तब भी निकाल सकते हो। बस रिलेटिव डेंसिटी के अंदर कोई यूनिट नहीं लगाना और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लगाना। दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। दोनों की वैल्यू कितनी आती है, सेम ही आती है। दोनों की वैल्यू बच्चों कमाल की बात है कि कैसी आती है, सेम ही आती है। सही है। तो अगर मैं यहां से बताऊं तो एक बात तुम्हें आरडी के बारे में और समझ में आ सकती है ना। आरडी है, मेरे पास आरडी है, डेंसिटी ऑफ किसका बच्चों, ऑब्जेक्ट का, और डेंसिटी ऑफ क्या बच्चों, वाटर का। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का तुम ये भी तो कह सकते हो भाई, आरडी इनटू में, है ना, वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये क्या चीज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी देखोगे तो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये भी तो हो गया। मान लो किसी की रिलेटिव डेंसिटी, जैसे एग्जांपल के लिए ये है, एग्जांपल के लिए उठाओ, रिलेटिव डेंसिटी कितनी 1.6, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1000, है ना, किसमें, केजी में, पर मीटर क्यूब। तो कितना आ गया, 1600 आ गया। 1600 क्या चीज, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है। 1000 से मल्टीप्लाई करो तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करो तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी, जिसको एक बड़े खतरनाक नाम से तुम जानते हो, किस नाम से, स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना। तो यार ये बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं, लेकिन अगर जिसका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता तो फिर तो आगे चल के दिक्कत होगी न्यूमेरिकल में। इसीलिए मैं बिल्कुल बच्चों की तरह हर एक चीज, हर एक मतलब समझाता हुआ चल रहा हूं, ताकि आप कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलते रहना कि रिलेटिव डेंसिटी होगी इस तरीके से। अब ठीक है सर, हमको थोड़ी रिलेटिव डेंसिटी भी समझ में आ गई, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गई, डेंसिटी का फॉर्मूला भी समझ में आ गया, लेकिन डेंसिटी को लेकर ना बच्चों एक फंडा और रहता है। क्या फंडा रहता है, कुछ मैं ना लास्ट में एक चीज क्या करूंगा ना, अभी थोड़ी देर में एक स्क्रीन पे एक चीज शेयर कर दूंगा, जिसमें कुछ चीजों की डेंसिटी हमको याद रखनी है, जैसे मरकरी का, अल्कोहल का, एयर का, वाटर का, वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पे ही शेयर कर दूंगा, तो इसकी वजह से आप उसको नोट डाउन कर लेना। हालांकि एग्जाम में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दे देंगे। डेंसिटी याद करने की चीज नहीं, जैसे वाटर का तो याद ही कर लो 1000, है कि नहीं, ये तो बोलते बोलते याद हो गया होगा। लेकिन और चीजों की भी जैसे और डेंसिटी होती है सब चीजों की, है ना, वाटर की जैसे कि 1.12 समथिंग कुछ होती है ना, इस तरह से याद करना पड़ता है। तो अगर मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं यहां पर, तो डेंसिटी ऑफ क्या चीज बच्चों, मिक्सचर की बात होती है। डेंसिटी ऑफ क्या, मिक्सचर। हो सकता है कि मैं 2 फ्लूइड को आपस में मिक्स कर दूं, 3 फ्लूइड को मिक्स कर दूं, बहुत सारी चीजों को मिक्स कर सकता हूं मैं। तो अगर मैं मान लो कि मैं मिक्सचर में लेके चल रहा हूं, तो 2 कंपोनेंट्स ले रहा हूं। कितने कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स, मतलब 2 चीजों को, है ना यार। 2 से समझ में आ जाएगा तो बाकी का भी समझ में आ जाएगा। तो डेंसिटी आप 2 चीजों की मिक्स करोगे तो क्या तुम्हें यह बात समझ में आ रही है क्या सर, कि मास अपॉन में डेंसिटी होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। हाँ सर होता है। तो 2 चीज मिलाइए ना, तो m1 प्लस में कितना हो गया, m2, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v1 प्लस में v2। आराम से ऐसे लिख सकता हूं मिक्सचर का। भाई मिक्सचर का तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, मिक्सचर का जो मुझे निकालना होगा तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं। ठीक है। अब मैं यार एक बात बता, मैं चाहूं तो मास को भी ओपन कर सकता हूं, चाहूं तो वॉल्यूम को भी ओपन कर सकता हूं। सपोज कर कि मुझे ये फॉर्मूले में मास नहीं चाहिए, मास नहीं चाहिए, तो यार मास का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो। मास का फॉर्मूला अगर मैं यहां से लिख दूं दोबारा से, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कैसा आ जाएगा, रो इंटू वी। तो बता जरा मुझे कि इस मास की जगह पे क्या लिख सकते हो, अगर इसके टर्म में लिखोगे तो सर आ जाएगा आपका रो1 v1 प्लस रो2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस में v2। समझ में आया कैसे, मास की जगह पे बच्चों, मास की जगह पे रो इंटू वी रख दिया, यहाँ पर रो1 v1, यहाँ पर रख दिया रो2 v2। अलग अलग फ्लूइड थे ना, अलग अलग डेंसिटी के, अलग अलग वॉल्यूम के, इसीलिए। और v1 प्लस में क्या हो गया, v2। अच्छा बताइए, अगर मैं इसमें एक स्पेशल केस डाल दूं, है ना, स्पेशल केस अगर इसमें डाल दूं, क्या कह रहा हूं कि इफ इन दोनों कंडीशंस में, जैसे डेंसिटी लिखी पड़ी है, वॉल्यूम लिखी पड़ी है, ये सबसे लिखी पड़ी है, कि v1 इक्वल्स टू v2 कर देता हूं, v यानी कि इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है, इक्वल वॉल्यूम, तो बताइए क्या होगा। तो यूनिक चीज दिखेगी तुम्हें, देखो रो1 प्लस में v, फिर रो2 v अपॉन में v प्लस v,
कॉमन भी बच्चों की तरह ही ले रहा हूं, देख ले, रो 1 प्लस में रो 2 और अपॉन में कितना 2v कट गया, रो 1 प्लस में रो 2 और अपॉन में 2। देख रहे हैं अर्थमेटिक मीन आ गई। यानी कि तुम देख रहे हो कि जो मिक्सचर निकाला है तुमने वो एक्चुअली में क्या चीज है बच्चों, एम है। एम समझते हो, मैथ वाले समझ गए होंगे, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ क्या चीज बताओ यार, डेंसिटी। डेंसिटी उठा लो, उसका अर्थमेटिक मीन डाल दो, है जी, बताइए। अच्छा बताना जरा बच्चों, अगर मैं यहां पर 3 चीजें मिलाता, एवरीबॉडी है ना, ट्रिक समझ इसकी, अगर मैं इसमें 3 चीजें मिलाता, सोचो एक बार, 3 चीजें मिलाता तो यहां m1 प्लस m2 प्लस m3 होता। समझिए एक बार, 3 कंपोनेंट के लिए समझा रहे हैं यहां पर, 3 कंपोनेंट, फिर तो खुद ही अपने आप ही बनाने लगोगे, खुद ही आराम से, जैसे मिक्सचर है लेकिन 3 कंपोनेंट है। सर ये आ जाएगा m1 प्लस में m2 प्लस में m3 और नीचे v1 प्लस में v2 प्लस में v3। तो ये बताओ कि यहां क्या लिखूं सर, रो 1 v1, रो 2 v2, रो 3 v3 अपॉन में v1 प्लस में v2 प्लस v3। ये तो मैं करके दिखा रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम। क्या आएगा आंसर, अगर इफ वॉल्यूम इज, अगर मैं v1 v2 और v3 सबको सेम ही मान लूं, मान लिया अगर सेम, तो क्या कहोगे बताइए बच्चों, क्या कहोगे सर, आ गया रो 1 रो 2 रो 3 और अपॉन में 3। इसीलिए बोल दिया ना मैंने, क्या बोल दिया, अर्थमेटिक मीन बोल दिया। भाई अर्थमेटिक मीन समझते हो ना। अगर 4 होंगे तो बताना जरा सर, बताओ अगर इक्वल वॉल्यूम 4 मिलाओगे तो क्या आएगा, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 और अपॉन में 4। जितनी बार डेंसिटी आएगी उतनी डेंसिटी को ऐड कर दो, उतने से डिवाइड कर दो। तो यही इसकी ट्रिक है। समझाते वक्त तो तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल में आओगे तो हमें बहुत ईजी लगने की चीजें। तो 2 कंपोनेंट की चीजें थी, मैंने मास को हटा दिया और इक्वल वॉल्यूम कर दिया, तो उसका अर्थमेटिक मीन आ गया। सही है। अगर मैं इसके अंदर बच्चों इतना छोटा एक चेंज करूं, है ना, इसका तो स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होगे मेरे ख्याल में, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब जरा एक बात और समझो इसमें, एक बात और समझो। अगर बच्चों मैं इस कंपोनेंट में, जरूरी था क्या, एक बार बता मेरे को, दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं 2 ही कंपोनेंट लिए मैंने, लेकिन क्या जरूरी था क्या मैं इसी को ओपन करूं भाई, इसको नहीं, ऊपर आप मत छेड़ उसको, ऊपर रहने दे m1 m2 और इसको खोल दे। कैसे खोलूंगा सर, रो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मास अपॉन में डेंसिटी। तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूं सर, मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी, है जी। सिंपल बात है यार, m1 अपॉन ये आ गया हमारे पास। अच्छा सर ये भी बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन अगर मैं कह दूं एक स्पेशल केस कि m1 m2 इक्वल टू m है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल टू m है, मतलब इक्वल मास लिया बच्चों, क्या लिया हमने यहां पर, इक्वल मास। तो क्या होना चाहिए बताएंगे आप, तो सर ये होगा इसका, रो मिक्स इक्वल टू m प्लस m, m अपॉन में रो 1, m अपॉन में रो 2, ऊपर कितना हो गया बोलो 2m, यहां से क्या कॉमन ले लू, m कॉमन ले लू, 1 अपॉन में रो 1 1 अपॉन में रो 2, m से m उड़ा दे। अब इसको बता देते साइड में, यहां पर याद देखना जरा, तो रो जो मिक्सचर का निकल कर आ रहा है, तो देखिए यार एलसीएम ले लेते हैं आपके लिए, है ना, सब कुछ मैं करके दे दूंगा आपको। देख रो 1 रो 2 रो 1 प्लस में रो 2, इसका एलसीएम, ठीक। तो रो मिक्सचर का क्या आया बच्चों, तो आया 2 रो 1 रो 2 अपॉन में रो 1 प्लस रो 2। ये भी बड़े काम की चीज है कि जब 2 मिक्स चीजों को, कंपोनेंट को मिक्स करोगे और मिक्स करने के बाद अगर तुमने उसका इक्वल मास रखा, क्या रखा, इक्वल मास, तो इसका फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। जैसे वो एक, उसको मैंने क्या बोला था, अर्थमेटिक मीन, इसको पता क्या बोलते हैं, मैं बताता हूं। इस ये जो है इसको बोलते हैं HM, HM का मतलब समझते हो, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। शायद मैथ वाले बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको कहते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ये यही चीज, जैसे 2 चीजें सपोज कर, कितनी है, 2 चीजें, ट्रिक ये है, मान ले 2 चीजें हैं, 2 कंपोनेंट, कितने, 2 कंपोनेंट। अगर 2 कंपोनेंट है तो मैं ये लिखता, क्या लिखता, इक्वल मास के लिए भाई, इक्वल मास, ठीक। क्या, 2 अपॉन में 1 अपॉन में रो 1 1 अपॉन में रो 2। अच्छा बताइए 3 कंपोनेंट होता तो, 3 कंपोनेंट तो बताओ, कमेंट में बता सकते हो, बता दो यार। सर कुछ नहीं है, 3
1 अपॉन रो 1, 1 अपॉन रो 2, 1 अपॉन रो 3। समझ गया हो गया कैसे बना रहा हूं मैं? ऐसे 4 होगा तो 4 के लिए कर दो, 5 हो तो 5 के लिए कर दो, जितने के लिए करना उतने के लिए कर दो। इसको कहते हैं बच्चों हम लोग क्या चीज? डेंसिटी। इस डेंसिटी के ऊपर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम करके दिखाता हूं ताकि आपको इससे रिलेटेड चीजें समझ में आए। तो बच्चों जो अभी हम लोगों ने जैसे अभी टॉपिक सीखा है उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने लग जाएगा। जो भी तुमने प्रॉब्लम करेंगे उसको नोट करके अपनी कॉपी में करके जरूर देखना मेरे साथ साथ, ठीक है? तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि तुमको पता है इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने अभी पहले ही कह दिया था थोड़ी देर पहले ही आपको कि डेंसिटी और प्रेशर समझना बहुत जरूरी है। तो मैं डेंसिटी को ज्यादा प्रॉब्लम कराने की कोशिश करता हूं, आपको 10 प्रॉब्लम लगभग कराऊंगा आपको, ताकि आपका डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? ज्यादातर लोग डेंसिटी पे 1-2 प्रॉब्लम करा के छोड़ देते हैं, बट मैं यहां पर आपको 10 प्रॉब्लम करा रहा हूं ताकि आपको इसके ऊपर ग्रिप बन जाए, है ना? इजी हो ये नहीं देखना है ये इजी है कि टफ है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी होती है। तो चलो आओ कहते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों क्वेश्चन आएगा, मेरे पास शीट है, वहां पर क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप उसको देख सकते हो और यहां पर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जरा देख लो बच्चों आप यहां पर, है ना? क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हैव डेंसिटीज 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक हैविंग इक्वल वॉल्यूम। तो अभी जैसे क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों आपको, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज सीखा था। क्या सीखा था सर? मैं समझा के एलोबरेट करके चला रहा हूं, ठीक है ना? समझना जरा एक बार, है ना? ऑप्शन भी लगे पड़े वहां पर, अपने ऑप्शन देख लेना क्या है नहीं है, तुम भी करके देख सकते हो पॉज करके, पर मैं यहां पे कर रहा हूं, मैं थोड़ा एलेबोरेट करके समझा रहा हूं। तो समझना जरा एक बार क्या कह रहा हूं मैं, कि जब भी बच्चों क्या आ जाता है, इक्वल वॉल्यूम आ जाता है। इक्वल वॉल्यूम अगर आ गया तो अपने दिमाग में हमको एक चीज को एकदम एडजस्ट करके फिट करके रख लेनी है। क्या रख लेनी है? कि जब भी इक्वल वॉल्यूम आएगा तो हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो किसके बराबर होता है? AM के बराबर होता है, यानी अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। अर्थमेटिक मीन के बराबर हो गया तो रो ऑफ मिक्सचर क्या आएगा बच्चों? बताओ जरा एक बार। रो ऑफ मिक्सचर कितनी चीजें मिलाई है? 2 चीजें, तो सिंपल रो 1 प्लस रो 2 बाय 2। रो 1 प्लस रो 2 बाय 2 अभी हमने प्रूव किया था, है ना? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बैक करके देख लो एक बार, है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहां पर, है ना? तो यानी कि क्या है भाई, रो ऑफ मिक्सचर क्या है बच्चों? यहां पर आप देखोगे तो पहले की डेंसिटी कितनी है? पहले की डेंसिटी देखिए 10, दूसरे की कितनी देखिए 20, डिवाइड बाय कितना हो गया 2, और ये कितना आ गया 30 डिवाइड बाय 2, सर खत्म, कितना आ गया 15 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी हो गया भाई, ऑप्शन बी। समझे? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। अगर हम चाहे तो उसको बहुत लंबे चौड़े तरीके से कर सकते हैं भाई। फॉर्मूला में लेके जाऊंगा, मान ले अगर मैं ऐसे करता, तो अगर मैं ऐसे करता रो मिक्सचर, रो इसको लिखिए थोड़ा सा, रो मिक्सचर इक्वल टू M1 प्लस में M2, V1 प्लस में V2, फिर मैं M1 को खोल लूं, है ना? M1 को खोलूंगा, M1 V1 प्लस का M2 V2, है ना? अपॉन में V1 प्लस V2, बार बार कॉमन लेके काटना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, है ना? M1 रो हमारे पास था, तुम्हें पता है रो 1 V1 था, रो 1 V1, रो 2 V2, ये जो फॉर्मूले थे हमारे पास। तो इसको उतना लंबा चौड़ा खोलने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इजीली यहां पर इस डायरेक्ट फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने प्रूफ कर लिया है, तो आई होप बात में समझ में आ गई होगी। सिंपल सा था। याद रखो कि रो ऑफ मिक्सचर हमेशा किसके बराबर होता है? अर्थमेटिक मीन के बराबर। अच्छा 3 होते तुम क्या बोलते बताना बच्चों? अगर 3 होते तो सर कुछ नहीं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अपॉन में 3। 4 होता तो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 अपॉन में 4। सिंपल है ना? तो ये हो गया भाई। अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, देखो बढ़िया से, है ना? समझ के खुद भी क्या करो, क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, पॉज करके तुम पहले कर सकते हो, फिर मेरे को देख सकते हो कि मैंने कैसे किया होगा। मैं तो इलेबोरेट करके समझा रहा हूं, है ना? इसलिए ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है बच्चों। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हैविंग डेंसिटी, ठीक है, आपको दे रखा है 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक एंड 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक हैविंग इक्वल मास। सवाल देख, पिछला सवाल देख और ये वाला सवाल देख। पिछले सवाल में क्या था? इक्वल वॉल्यूम। और अब वही सवाल है, सेम टू सेम सवाल है ना? जब पेपर में जा रहे हो बच्चे ध्यान नहीं देते कि क्या दे रखा है, इक्वल वॉल्यूम है कि इक्वल मास है। दोनों का मैंने प्रूव करके दिखा रखा है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, है कि नहीं? तो यार सवाल में एकदम बारीक, है ना? ज्यादातर बच्चे जो पेपर देने बैठते हैं, जेईई मेन का, नीट का, या फिर आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, आजकल तो ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं, तो हड़बड़ी में वो कुछ भी करके आ जाते हैं। तो बहुत ध्यान से, है ना? पेपर करने के लिए एक क्वालिटी चाहिए स्टूडेंट का इन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्या? पेशेंस। पेशेंस भी बहुत जरूरी है। पेशेंस से देखो जरा क्वेश्चन में क्या है। सब कुछ एक जैसा है, बट बदल क्या दिया मैंने इस क्वेश्चन में? कहा है बच्चों इक्वल
मास। सही है। अब इक्वल मास के लिए फॉर्मूला बदल जाता है। फिर इसके लिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, हार्मोनिक मीन वाला चलता है, जिसमें तुम्हें बताया दो कंपोनेंट के लिए रो 1 अपॉन में रो 2 और रो 2 टाइम्स ऑफ रो 1 रो 2 अपॉन में रो 1 प्लस रो 2। ये फॉर्मूला चलता है। इक्वल मास के लिए वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर इक्वल मार्क्स के लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाता है सर, तो बताओ जरा 2 रो कितना 10 पहला का, दूसरा कितने का 20 अपॉन में 10 प्लस 20 कितना हो गया ऊपर बच्चों 400 डिवाइड बाई कितना 30 कट गया 40 बाई कितना आ गया 3 बोले तो कितना 13.33 कुछ जाएगा, है कि नहीं, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या आ गया इसका, ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि देखना पड़ेगा आपको कि क्या इक्वल है, इक्वल मास है कि इक्वल वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम पे तो अर्थमेटिक मीन चलता है और इक्वल मास पे क्या चलता है बच्चों, बता दो यार, एचएम। एचएम का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है सर, सर ऐसा 2 अपॉन में है ना 1 अपॉन रेसिप्रोकल का सम होता है 1 अपॉन में रो 2, अगर 3 होते तो क्या करते बच्चों 3 अपॉन में 1 अपॉन में रो 1 अपॉन में रो 2 1 अपॉन में रो 3 ऐसे करके चलता है। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ठीक है, मैथ्स वाले टर्म्स में, पर ज्यादा परेशानी नहीं करनी आपको, 2 लिक्विड के लिए ये चलेगा इक्वल मास के। ठीक है, ओके चलो इसको रब करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, है ना। पहले हमेशा यही कोशिश किया करो कि खुद से भी करो, खुद से पढ़ लिया करो क्वेश्चन, एक बार पॉज करके देख लिया करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देख लिया करो। ठीक है, अच्छे तरीके यही होता है। तो चलो आओ देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। 2 लिक्विड्स हैव डेंसिटी रो एंड 3 रो। 2 लिक्विड है, उसकी डेंसिटी एक की रो दे रखी है कि 3 रो दे रखी है, एंड वॉल्यूम इन रेशियो कितने का 3:2 का दे रखा है। बट व्हाट इज द न्यू डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, व्हाट इज न्यू डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो क्या क्या गिवन है, गिवन चीजें देखा करो बच्चों। गिवन क्या है, तो एक तो डेंसिटी दे रहा है, एक तो मुझे क्या दे रहा है, ये डेंसिटी दे रहा है, और सर एक और चीज दे रहा है, वो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। तो यार मेरे को डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहिए, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में। ये मत सोचा यहां ना तो इक्वल वॉल्यूम बोल रहा है ना इक्वल मास बोल रहा है, तो एम और एचएम के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे। अब मुझे ये देखना होगा कि भाई रो दे रखा है, मुझे डेंसिटी वॉल्यूम कितना दे रखा है, वी, तो रो और वी के बीच में क्या रिलेशन वाला फॉर्मूला बनता है बच्चों, अगर मैं मिक्सचर का निकालना चाहता हूं तो सर ये होता है रो 1 v1 प्लस में रो 2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, वो अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला। इक्वल, जब इक्वल वॉल्यूम हो जाता है तो अर्थमेटिक मीन बन जाता है। इक्वल वॉल्यूम नहीं कहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। प्रूफ भी करके दिखाया बच्चों मैंने, है ना। अगर आपने यहीं से देखना शुरू किया तो पीछे जाके देखना, क्या प्रूफ भी दिखा रखा है मैंने। तो रो ऑफ मिक्सचर अगर बच्चों मुझे निकालना होगा तो कहानी के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन के अंदर देखो तो क्या बोला गया भाई, एक की डेंसिटी यानी पहले वाली की डेंसिटी रो दे रखी है, दूसरे वाली की डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों 3 रो दे रखी है, और वॉल्यूम का जो आपका रेशियो है वो 3:2 का है। जब भी 3:2, ये किसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम का रेशियो 3:2 का, तो एक हो जाएगा आपका 3v, एक हो जाएगा आपका 2v। रख दें तो यहां हो जाएगा रो पहला, वॉल्यूम कितने का बच्चों 3v प्लस रो 2 कितने का हो जाएगा, ये आपका तो तुम्हारा था 3 रो, इनटू में v2 कितने का हो जाएगा बच्चों 2v, अपॉन में कितना आ जाएगा 3v प्लस का 2v। सही है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 रो v, सही से लिख दे रहा हूं यहां पर, ये हो जाएगा 6 रो v अपॉन में कितना हो गया 5v। तो ऊपर कितना आया बच्चों 6 और 3 कितना हो गया 9 रो v अपॉन में 5v, v से v कैंसिल, 9 रो अपॉन में 5, 9 रो अपॉन में 5। विच वन इज आंसर, बताइए, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है कि नहीं। अरे मजा आ रहा है कि नहीं, इजी है, सिंपल है ना। ऐसा नहीं करना कि मतलब कि आप उसको नोट नहीं कर रहे, नोट करने की कोशिश क्या करो, खुद भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, नहीं तो समझना बहुत जरूरी है। एकदम से इजी है ना। डेंसिटी में तुम्हारी मैं ग्रिप बनाना चाहता था, मैं चाहता हूं कि ग्रिप बन जाए आपकी डेंसिटी से रिलेटेड। डेंसिटी के प्रॉब्लम बहुत कम लोगों ने करा रखे हैं, कम करा रखे हैं। मैंने सोचा कि भाई डेंसिटी के ऊपर बच्चों को प्रॉब्लम करा दूं, थोड़ा बच्चे कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आपका था बच्चों ये 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया इजीली, बात करते करते हमने 3 क्वेश्चन कर डाले। वेरी इजी, सिंपल है सर, है ना। इसके इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें करा रहा हूं। ठीक, ध्यान देना यहां पर। अब 4th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 लिक्विड्स हैव डेंसिटी रो एंड 2 रो। ठीक है सर, हमको डेंसिटी दे रखा है रो 1 में, एक तो रो दे मान लेते हैं, दूसरे में कितना मान रखा है बच्चों रो एंड कितना है भाई 2 रो है, और मास रेशियो दे रखा है बच्चों इस बार
क्या दे रखा है? मास रेशियो। सर क्या है मास रेशियो? मास रेशियो में सर इन्होंने दे रखा है मेरे को 5:3। तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा 5m, इसको मानना पड़ेगा 3m। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था वो वॉल्यूम से रिलेटेड था, अब ये किससे रिलेटेड है बच्चों? मास से रिलेटेड। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना, मास से रिलेटेड है। तो सर कोई बात नहीं, डेंसिटी और मास का रिलेशन है सर, निकल जाएगा हमारे लिए, आप टेंशन ना लो, है ना, हम तो करके दिखा सकते हैं। हम कैसे? तो सर ये होता है फॉर्मूला m1 प्लस में m2, m1 अपॉन में ρ1 और m2 अपॉन में ρ2। जी सर, m1 की जगह क्या लिखे बच्चे? 5m। m2 की जगह क्या लिखे बताइए? 3m। ठीक है, यहां पर भी कितना? 5m। ρ1 की जगह क्या लिखे? रो। यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? 3m। और यहां कितना आ जाएगा? 2 अगर मैं इसको ढंग से लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 8m। ऊपर ऐड कर दिया मैंने यहां पर, इसका एलसीएम ले लो यार, इसका एलसीएम आ गया 2 ये तुम्हारा हो जाएगा 10m और प्लस का ये हो जाएगा आपका 3m। बच्चे क्या आया ये बताइए? 8m इंटू में 2 अपॉन में ये हो गया आपका 13m, कैंसिल हो गया तो आ गया 16 16 देखें ऑप्शन कौन सा? ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। सही है, इजी, एकदम इजी है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब यहां से हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यहां पर क्वेश्चन बड़ा है ना, थोड़ा ये आप देखते चलोगे, नोट करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, लिखते चलोगे, क्वेश्चन वहां पर मैं करता चल रहा हूं, है ना। बहुत ईजी है, बढ़िया से आप प्रॉब्लम कर रहे हो, है ना। इसको मैं रब कर देता हूं, रब कर रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी चलेंगे, है ना। आप जब भी आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको लगता है कि सर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और एलोबरेट कर देना, आप क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स, मतलब कमेंट बॉक्स में जाकर बच्चों हर कमेंट कर लिखना। हर कमेंट को हम रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्या आपकी क्वेरीज आ रही हैं, उसको लेकर। तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट के अंदर जरूर बता देना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों हम लोग यहां पर बात करते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना 5th प्रॉब्लम है वो क्या बोल रहा है कि टू लिक्विड्स हैविंग रिलेटिव डेंसिटी, इस बार रिलेटिव डेंसिटी बोल दिया है ना यार। क्या बोल दिया बच्चों इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन देख लो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, रिलेटिव डेंसिटी बोल रहा है यार बच्चों। ये रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्टकट में हम लोग आरडी बोलते हैं, और कभी कभी ये एक चीज और लिख देते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डरना नहीं है कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम आ जाए तो, ठीक है, ठीक है सर। तो अगर इसने बोला कि एक का दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी कितना, RD1 कितना दे रखा है सर? RD1 दे रखा है 5, RD2 कितना रिलेटिव डेंसिटी कितना दे रखा है सर? 10 दे रखा है, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सबको पता है आपको, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो बोल रहा है कि व्हाट इज न्यू डेंसिटी ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम। क्या बोल रहा है? फिर बोल देना इसने इक्वल वॉल्यूम। इस वर्ड का तो ध्यान ही रखो भाई, क्या है ये? इक्वल वॉल्यूम। तो सर इक्वल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? रो ऑफ मिक्सचर अगर मेरे पास आ गया, इक्वल वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो सर इक्वल वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है अपना ρ1 प्लस में ρ2 डिवाइड बाई 2, अर्थमेटिक मीन होता है। तो सर ये तो रिलेटिव डेंसिटी है, ये तो डेंसिटी है, यहाँ तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी है, तो कैसे करें? तो बड़ा ही सिंपल है। देख भाई, अगर तेरे पास क्या है दे रखा है यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, देख मैं इसको शॉर्टकट में भी करा दूंगा पर फुल कट में भी समझा दे रहा हूँ। आरडी दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी, तो अगर रिलेटिव डेंसिटी जब भी तुम्हें पता हो 5 है ना, इनटू में आप इनटू कर दो 10 की पावर 3 डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी आ जाएगा। कैसे सर ये भूल गए हम लोग, मैं बता दो साइड में। देखो आरडी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकाल सकता हूं? आरडी इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होती है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल है ना, आरडी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसीलिए मैंने आरडी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा बताओ RD2 क्या आएगा सर? तो हो सर क्या बात कर रहे हो, ये हो गया 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, केजी की पावर मीटर क्यूब आ गया। अब यहां रख दो यार, है ना, 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2, कितना आया? 15 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2, काट दे इसको, 7.5 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। यह आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन? इसका सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। बोलो सर इसका अगर मैं इसको शॉर्टकट में कर सकता हूं तो हाँ मैं बता दूं शॉर्टकट इसका, है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रिक। ट्रिक क्या है भाई? देख तुमको आरडी दे रखा था ना, ये सब झमेले में जाने की जरूरत ही नहीं, ये
इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, पर समझाने की इलेबोरेट है ना। कॉन्फिडेंस कब आता है, या तो तुम्हें याद करना पड़ जाएगा। कॉन्फिडेंस कब आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शॉर्टकट मैं ही बनाऊंगा तभी तुम्हें आएगा। जब तुम्हें सही तरीका समझ में आता है तो शॉर्टकट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। मैं क्या, तुम भी बनाने लग जाओगे। तो इसीलिए आप ध्यान, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक तो यही है सिंपल सी, कि तुम्हें क्या निकालनी थी बताओ, तुम्हें तो डेंसिटी निकालनी थी। तो एक काम करो, पहले आरडी निकाल लो। क्या निकाल लो, आरडी। कैसे निकालोगे सर, वही RD1 प्लस का RD2 अपॉन में 2। एम अर्थमेटिक मीन ही निकाला है मैंने, तो कितना आ गया, डायरेक्ट लो 5 × 10/2 कितना आ गया, 15/2 कितना बोलो, 7.5 आ गया। पर आपको तो आरडी चाहिए ही नहीं, क्योंकि सवाल में तो डेंसिटी पूछ रहा है, तो बस इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। 7.5 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 से क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने से आरडी से आ जाता है, आ गया ना आंसर। तो तुम तो देखते बता दोगे सवाल को, जैसे मुझे बताना, इसको बता देता हूं। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं आपसे कि मान लो 2 आरडी है ना, मैं समझाने के लिए कहता हूं आपसे कि मान लो 2 आरडी है, 2 है और 3 है, RD1 और एक RD मान ले 2 3 है। इसका आंसर बताइए इक्वल वॉल्यूम पे क्या आएगा, इक्वल वॉल्यूम पे कितना आएगा बताओ। 2 + 3 सर 5, 5/2 2.5 यानी 2.5। RD तो 2.5 हो गया, और अगर मैं डेंसिटी बोलूं तो बस 10³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, 2500। समझ, सिंपल सा यार है ना, करते करते समझ में आ जाती है बातों को। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पर समझा दिया मैंने इस चीज को, आप समझ भी गए हैं है ना। इस साइड के ऊपर जो बात नहीं समझ में आए कमेंट के अंदर बता देना, हम उसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं, आपको समझाने के कोई भी दिक्कत आई तो। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, 5th क्वेश्चन था आपका, जो कि हमने 5 क्वेश्चन हंसते हंसते कर लिए। अब छठा क्वेश्चन जरा स्क्रीन के ऊपर देखो, बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है लेकिन आपको आना चाहिए। क्या है क्वेश्चन, बोला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 दे रखा है आपको, यानी आरडी कितना दे रखा है आपको 13.6, किसके लिए, ऑफ Hg बोले तो क्या चीज, मर्करी। अब मर्करी जो होता है वो कितना है हमारा 13.6 पे है। ठीक है सर, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज क्या बोल रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है भाई। क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देखते रहना बच्चों, है ना, डेंसिटी। अब डेंसिटी पूछ रहा है सर, ये इतना आसान पूछ लिया आपने, हाँ यार पेपर में आया हो कई बार। तो क्या बोलना है, क्या करना है बच्चे, अपने को क्या करना है, डेंसिटी निकालनी है। ठीक है सर, डेंसिटी ऑफ मर्करी हमारा रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ क्या बोलो, वाटर, वाटर किस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो आरडी कितने का 13.6, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 10³ kg पर मीटर क्यूब, कितना आया 13,600, 13,600। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, खत्म, सिंपल। तो ऑप्शन बताएंगे आप, इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन डी है, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन है। आराम से कर दिया होगा इसको, तो इतने में खेल खिलाड़ी हो जाते हैं बच्चे, इतने में तो खेल खिलाड़ी हो जाते हैं डेंसिटी खेलते खेलते, है ना बच्चों। इसका जो अगला लेक्चर में शूट करूंगा तो बताइए ना, प्रेशर के ऊपर करने वाला हूं, प्रेशर को भी एकदम प्रेशर समझाऊंगा, पूरी डेरिवेशन कॉन्सेप्ट सब समझाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा, है कि नहीं, यानी मैं टाइम दूंगा आपको समझाने पर, ठीक है भाई ये प्रॉब्लम है, ये नहीं कि छोटा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम, नहीं, मैं आपको सिखाने पर रहूंगा। आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन एकदम से, है ना, आजकल की लैंग्वेज में बोले फोड़ने लग जाओगे, फोड़ते रहते हैं, फोड़ दोगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखना जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, इस बार डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या दे रखा है बच्चों, रो 2 रो 3 रो डॉट 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 10 रो तक दे रखा है, आर मिक्स टुगेदर, व्हाट इज न्यू डेंसिटी ऑन मिक्सिंग। आपको बोलता है कि ये सारे दे रखे हैं ऑन मिक्सिंग विद द इक्वल वॉल्यूम। ओके सर, अच्छा इक्वल वॉल्यूम का फिर केस आ गया, किसका केस आ गया सर, इक्वल वॉल्यूम का। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या निकलेगा बच्चों, बताएंगे क्या, कितने सॉल्यूशन मिला है, 10 मिला दिए तुमने, तो सर ये हो जाएगा रो 1 रो 2 डॉट 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 रो 10 तक जाओगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। भाई इक्वल वॉल्यूम पे तो अर्थमेटिक मीन ही चलता है जी सर। तो पहले का कितना रो, दूसरे कितना 2 रो, फिर कितना 3 रो, फिर डॉट 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 आखिरी वाला कितने का 10 रो, टोटल कितना आ गया बोलो 10 आ गया। सर कितना कॉमन आ रहा है इसमें से, तो रो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितना आ गया भाई 10 आ गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि रो अपॉन में 10 ये तो है ही हमारे पास, इसका सम करो तो 55 आता है। तो मैं याद दिला दूं, मैं सम जो हमारा सम ऑफ nth वाला होता है वो n+1 अपॉन में 2 होता है मैथमेटिक्स के अंदर, 1 से लेकर 10 तक करना था, तो 10 वाला टर्म आ गया, 10 + 1 कर दो अपॉन में 2, 10 × 11/2
5 तो कितना आ गया 55। जैसे मान ले मैं यहाँ पर 10 की जगह 20 कर देता, तो यहाँ पर तुम 20 रख देते, 20 रख देते, 20 + 1 कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 कर देते, तो यहाँ 100 101 कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जोड़ने बैठ जाना है, इसका फॉर्मूला होता है मैथ्स के अंदर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका 5.5 रो। सिंपल इजी। कौन सा वाला ऑप्शन हो गया भाई? इसका ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए। है ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये वाला। इसको मैं कैसे भी चेंज कर सकता हूं, इस सवाल में समझना, ये सीरीज कोई क्वेश्चन है, सीरीज डाली गई है इसके अंदर। जैसे इस तरह से आ गया हमारे पास ना, यहां से वो 20 आ गया, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला। जैसे 10 तक है तो 10 रख दिया, 20 है तो 20 रख दोगे, 100 है तो 100 रख दोगे। ऐसे सवाल हम डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक है, ओके सर, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं यहां पर। तो ये एकदम बढ़िया प्रॉब्लम है ना, आसानी से तुमने इसको कर लिया है, इजी है भाई, है कि नहीं? ओके सर। अब जरा 8th प्रॉब्लम देखेंगे आप। 8th प्रॉब्लम में क्या बोलता है कि इक्वल मास, फिर आ गया यहां पर इक्वल मास। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। इक्वल मासेस दे रखा है बच्चों, इक्वल मासेस। अब डेंसिटी 3 चीज की दे रखी है, एक ρ1 दे रखी है तुमको, ρ2 तुमको दे रखी है यहां पर। क्वेश्चन तुम स्क्रीन पे देखते रहो। 2 रो, फिर कितना बच्चों 3 = 3 रो। तुम पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आर मिक्स टुगेदर, न्यू डेंसिटी पूछ रहे हैं। इक्वल मास के ऊपर तो भाई अभी तो सर हमको आपने याद ही करा दिया बोल बोल के। कैसे? इक्वल है, 3 चीजें मिलाई हैं, तो 1/में ρ1, 1/में ρ2, 1/में ρ3। 3 ऐसे रहेगा। यहां पर 1/में रो, 1/में 2 रो, 1/में 3 रो। सही है? सही है सर। अब यहां पर जरा मैं देखो इस चीज को लेकर, तो यार यहां से क्या तुम्हारा एलसीएम कितना आएगा बताओ जरा, एलसीएम कितना आएगा इसका? तो इसका जो अगर मैं निकालूंगा यहां पर, ये अपॉन यहां कर देता हूं, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो मेरे ख्याल में 6 आ जाएगा एलसीएम आपका। 6 रो, यहां क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, 2 रो में से यहां बच जाएगा आपका 3, फिर यहां बच जाएगा 2। सही? हाँ जी सर। तो ये हो जाएगा 3 × में 6 रो डिवाइडेड बाई 3, 6 3 9 2 11। तो ये कितना हो जाएगा 18/11 रो। सिंपल, 18/11 रो। सही है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। इसका क्या है भाई? ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए। देख रहे हो, कैटेगरी क्वेश्चन की सिलेक्शन मैंने ऐसे करी है जिसकी वजह से आपको क्या हो जाए कि सारे केसेस आ जाए। मास का आ जाए, वॉल्यूम का आ जाए, मिक्सिंग का आ जाए, रिलेटिव डेंसिटी का आ जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का आ जाए, उस तरह से कोशिश करिए, है कि नहीं? तो अगर आप इसको लिखते चलोगे तो आप डेंसिटी में तो कभी नहीं फंसोगे, इस चैप्टर के अंदर डेंसिटी से तो कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, आराम से हो गया। चलो, अब जैसे कि अब हमने इतने प्रॉब्लम कर लिए सारे डेंसिटी से रिलेटेड, तो अगला प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि तुम तो यार ऐसे ही कर डालोगे, है ना। क्वेश्चन पे स्क्रीन पे देखो जरा, कह रहे कि इफ मास रेशियो, इस बार भाई साहब इन्होंने मुझे मास रेशियो दिया है। मास रेशियो कितने का है? 2:1। तो तुम्हें बताइए क्या मान लोगे इसको? 2m मान लोगे, इसको कितना मान लोगे? m मान लोगे। अच्छा, इस बार डेंसिटी का भी रेशियो दे दिया इन लोगों ने। क्या किया? डेंसिटी का भी रेशियो दे दिया भाई साहब। कितना दे दिया? इसका भी 2:1 ही दिया हुआ है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 रो, इसका कितना हो जाएगा? रो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वो मुझसे बोलता है कि बताओ नई डेंसिटी क्या होगी मिक्सचर की? न्यू डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बोल रहा है। न्यू डेंसिटी ऑफ क्या बोल रहा है? मिक्सचर बोल रहा है। मिक्सचर डेंसिटी के ऊपर ही सारे प्रॉब्लम है हमारे पास, ये एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब बच्चों एक बात बताओ कि अगर मेरे को ये दिया हुआ है यहां पर इस तरीके से, मुझे निकालना है इसके अंदर, तो मैं कैसे करूं इसको बताओ जरा एक बार। तो मैं कर सकता हूं, मुझे मास दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, तो सर फॉर्मूला ये लगा दो मास डेंसिटी वाला, है ना। कौन सा वाला? मास डेंसिटी वाला। फॉर्मूला क्या होता है? 1/m1 m2, है ना। m1 में ρ1 और m2 में ρ2, यही तो फॉर्मूला होता है। तो m1 की जगह क्या लिखोगे? 2m। m2 की जगह क्या लिखोगे? m। फिर यहां पर 2m, यहां पर कितना? रो, यहां कितना? रो नहीं था, 2 रो, है ना। पहला 2 रो था। फिर m2 कितना? m। m2 तो तुम्हारा m ही है, हाँ। और ρ2 कितना है सर? तो रो। इसको इससे उड़ा दे यार, तो बचा क्या तेरे पास? ऊपर बचा तुम्हारे पास 3m, और नीचे m/रो, m/रो, 2m/रो, m से m काट दे, इसको पलट दे इसको, तो कितना? 3ρ/2। 3ρ/2, 3ρ/2। यस, कौन सा ऑप्शन? डी। ऑप्शन डी है। ठीक है, सिंपल कहानी, बहुत बढ़िया।
इसको मैं रब कर देता हूं, है ना, मिलाते चलना, नोट करते चलना बच्चों। इसको मैं मिटा रहा हूं, बहुत ध्यान से आराम से ढंग से करते चलोगे, कोई दिक्कत वगैरह कभी नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा सर, एक और है 10वां प्रॉब्लम, जरा देखो करा। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपको दे रखा है 15 किलोग्राम मीटर क्यूब, है ना, वहां देख लेना। मिक्सचर की डेंसिटी पहले से मिल गई है, मिक्सचर की, वो भी कितनी है 15 किलोग्राम मीटर क्यूब। ऑफ डेंसिटी फर्स्ट लिक्विड का, पहले लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड पूछ रहा है, जहां पर साफ साफ बोल रहा है कि और क्या है, इक्वल वॉल्यूम का केस है। अरे सर ये वाला क्या, ये तो हो जाएगा रो मिक्सचर इक्वल टू रो 1 प्लस में रो 2 अपॉन में 2 लग जाएगा अर्थमेटिक मीन। ये कितना है 15, ये कितना है सर 5, ये कितना पता नहीं, ये 2, कितना आ गया 30 इक्वल टू 5 प्लस का रो 2 और रो 2 इक्वल टू 30 माइनस 5 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आया समझ में? एकदम इजी प्रॉब्लम है ना, इजी प्रॉब्लम है। बाकी बच्चों मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन, इसको तो मैं मिटा देता हूं। स्क्रीन के ऊपर ये तो इजी था क्वेश्चन, आपने सारे कर लिए। एक स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे लिए है ये एज अ होमवर्क। तुम इसको करके दिखाओगे और उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। आई होप आपको मैंने डेंसिटी को पूरी तरह से इलेबोरेट करके समझाया है, जहां पर मैंने आप कोशिश करी है आपको कि डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं चाहूंगा कि मैं आपको प्रेशर के बारे में समझाऊं, प्रेशर को पूरी तरह से इलेबोरेट करके समझाऊंगा, है ना। पूरा लेक्चर प्रेशर के ऊपर बेस्ड होगा, प्रेशर को समझेंगे, प्रेशर को न्यूमेरिकल के जरिए अंडरस्टैंडिंग लाएंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू वेरी मच, है ना, बाय बाय।